नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 13 क्षेत्रमिति के पहले भाग का अध्ययन करेंगे और इसके प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे। इसे ऊपर के सभी अध्याय को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि प्रश्नावली के एक प्रश्नों को हल कर चुका हूँ, जिससे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के गणित वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय पर। यह है आपका अध्याय 13 क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है। इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अध्याय 3 ज्यामितीय आकृति की समझ और अध्याय 12 ठोस आकारों का चित्रण, अगर इस दोनों को अध्याय को आपने नहीं पढ़ा है तो इसको वीडियो के माध्यम से पढ़ ले, समझ ले। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप किताब में भी देख ले, पहले उसको समझ ले, उसके बाद आप इस अध्याय पर आएँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, यह जो आपका पाठ शुरू हो रहा है, हम जानते हैं कि बंद समतल आकृति की सीमाओं की कुल दूरी उसका परिमाप कहलाती है। आप परिमाप और क्षेत्रफल से परिचित होंगे, मुझे आशा है आप परिमाप और क्षेत्रफल से परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित है तो आप इसको समझ लें अच्छे से। परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। किसी बंद समतल आकृति की सीमाओं की कुल दूरी क्या कहलाती है, परिमाप, और किसी आकृति द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाती है। ठीक है, तो हम परिमाप और क्षेत्रफल को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले देखिए परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या है, किसी बंद समतल आकृति की सीमाओं की कुल दूरी उसका क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। यानी देखिए, हम दो उदाहरण लिए, एक त्रिभुज है और एक आयत है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आकृति की सीमाओं की कुल दूरी, है ना। कहने का मतलब AB + BC + CA, है ना, इसका सीमा यही है। तो इसी सीमा का कुल दूरी जो है वह क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। लेकिन क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल जो है किसी बंद आकृति द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, देखिए यह आकृति बंद आकृति है ना, और इस बंद आकृति से जो क्षेत्र घिरा हुआ है, मतलब यह जो क्षेत्र है, ठीक, यह पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, यह क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आप समझ गए, परिमाप जो है इसके बाहरी सीमाओं की दूरी है, और क्षेत्रफल जो है यह पूरा घिरा हुआ भाग है। इस तीनों भुजाओं से जो पूरा घिरा हुआ भाग है सो क्या है, क्षेत्रफल है। वैसे ही इस आयत में देखिए, यहाँ से लेकर इस पूरे सीमाओं का दूरी क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। यानी AD + DC + BC + AB, है ना, यह चारों भुजाओं का जो योग होगा यह क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। लेकिन क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, इस चारों भुजाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र घिरा हुआ, यह क्षेत्र क्या कहलाएगा, यह क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आशा है अब आप अच्छे समझ गए होंगे परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप समझ ले, परिमाप, परिसीमा, परिमिति और परिधि, यह चारों जो है शब्द, यह एक दूसरे का पर्यायवाची है। यह चारों शब्द एक ही है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, इस चारों का मतलब परिमाप ही होता है। अब ये जो आप परिमाप समझे हैं वही परिमाप, परिसीमा, परिमिति, परिधि, इसका अर्थ होता है घेरे की कुल लंबाई। है बात समझ में। अब देखिए, यहाँ पे कुछ समतल आकृति दिया हुआ है और इस आकृति का यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, और इसी आकृति का यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, समझ लेंगे पहले। तो देखिए, समतल आकृति तो बहुत सारा है, लेकिन आपको प्रश्नावली 3.1 में जो पढ़ना है वह बस इतना ही है। ठीक, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे, समझेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका यह है, यह वृत्त है, इसको कहते हैं सर्किल। देखिए, वृत्त में एक केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु से जो वृत्त का दूरी होता है उसको हम R कहते हैं। इसको आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, केंद्र बिंदु से वृत्त का जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, R, यानी रेडियस, यानी त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है, इस वृत्त का क्षेत्रफल वह क्या होता है, πr²। ठीक है, अब यहाँ R क्या है, तो R इसका त्रिज्या है, और पाई क्या है, तो पाई 22/7 है। ठीक है, अगला है, इस वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप होगा 2πr। ठीक है, 2 × पाई × r। अगला है, देखिए आपका आयत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। देखिए, आयत में एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई × चौड़ाई होता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई, और इसका परिमाप जो होता है वह होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। है बात समझ में। आप समझ चुके हैं कि परिमाप जो है वह सिर्फ बाहरी सीमाओं का योग होता है। ठीक है, तो लंबाई + चौड़ाई को 2 से गुना कीजिएगा तो यह दोनों लंबाई चौड़ाई आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए, त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। इसका देखिए क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है। पहला तो तरीका है कि 1/2 × आधार × ऊंचाई। देखिए, इस त्रिभुज में सबसे नीचे वाला जो भुजा होता है उसको हम आधार कहते हैं, और सबसे नीचे वाला भुजा पर जो लंब खड़ा होता है, इसी लंब को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो पहला तो आप 1/2 × आधार × ऊंचाई से निकाल सकते हैं।
दूसरा क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको इस तीनों भुजा का माप पता है, ठीक है, इसके ए का माप कितना है पता है, बी का माप कितना है पता है, सी का माप कितना है आपको पता है, तो आप इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, अंडर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ एस बराबर क्या है, तो एस बराबर तीनों भुजाओं का योग बटा 2 है ना, उसी को एस कहते हैं। और बाकी बच गया ए बी सी, तो ए बी सी तीनों भुजा का नाम है, ठीक है। तो इस दोनों सूत्र से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसका परिमाप निकालने का जो तरीका है वह है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का माप, ठीक है। परिमाप तो आप जानते हैं, तीनों ये बाहरी सीमा का माप होता है, तो तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अगला है देखिए वर्ग। आपको पता है वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, और वर्ग का जो चारों भुजा होता है वह एक समान होता है, मतलब चारों भुजा बराबर होता है। और यह प्रत्येक दो भुजा जो है वह 90 डिग्री पर होता है, आपको पता है ना, आप पढ़ चुके हैं ज्यामितीय आकृतियों की समझ में। तो इस वर्ग का चारों भुजा जब एक ही साइज का होता है तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। एक भुजा जितना माप का होगा उतना का स्क्वायर कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा, इसका परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 गुने भुजा कर देना होगा, है ना। एक भुजा का जितना माप होगा उसको आप 4 से गुना कर देंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुजा, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का चित्र ऐसा होता है ना, इसका आमने सामने का जो भुजा होता है वो समानांतर होता है। देखिए यह भुजा का समानांतर यह होगा और इस भुजा का समानांतर यह होगा, ठीक है। तो इसका इसमें देखिए नीचे वाला जो भुजा होता है उसको हम आधार कहते हैं, और नीचे वाला भुजा से एक लंब खींच देते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है, यहाँ पर। तो यह लंब जो होता है यह ऊंचाई होता है। जिस प्रकार त्रिभुज में लंब हम खींचते हैं वैसे ही समांतर चतुर्भुज में भी हम लंब खींचते हैं, और यही इसका ऊंचाई हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, और इसका जो परिमाप हो जाएगा वह चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर ले, आप इसको समझ ले अच्छे से। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। आपका प्रश्नावली 13.1, इसमें प्रश्न है नीचे दिया हुआ है, 5 को प्रश्न है। आप खुद से प्रयास करें हल करने का, और नहीं बने तो आप वीडियो का सहारा लें, और वीडियो का सहारा लेने के बाद भी आप प्रयास खुद से ही करें, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, बगल की आकृतियों में एक आयतकार और एक वर्गाकार खेल का मैदान के माप दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये बगल का जो आकृति है इसमें एक वर्गाकार मैदान है और एक आयतकार मैदान है, खेल का मैदान, ठीक है। यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, है ना। यदि इसका परिमाप समान है तो क्षेत्रफल ए का बड़ा होगा कि बी का बड़ा होगा, आपको कैसे पता कीजिएगा। तो आप तो सब समझ चुके हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए इसको हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। प्रश्न 1 को, यहाँ दोनों मैदान आपको दिया हुआ है, ठीक है। हम दोनों का क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात कर लेंगे, ए का परिमाप और बी का परिमाप। देखिए ए का परिमाप क्या होगा, यह तो वर्गाकार मैदान है, तो ये वर्ग का जो परिमाप होता है वह क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, आपको पता है, ठीक। यानी 4 गुने 80 हो जाएगा, है ना। तो यह क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी 320 मीटर हो जाएगा, क्या, ए का परिमाप, ठीक है। वैसे ही हम आकृति बी का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो देखिए आकृति बी जो है यह वर्ग, ये आयताकार है ना। तो आयताकार जो होता है उसका परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही लिखाया था आपको हम, है ना। तो यह क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई 100 है और चौड़ाई कितना है, 60, ठीक है। यानी 2 गुने 100 प्लस 60, यह क्या हो जाएगा, 2 गुने 160 हो जाएगा जुट के, ठीक है। तो 160 में 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 320 मीटर, ठीक है। तो बात तो सही है, इसका भी परिमाप तो 320 और इसका भी परिमाप 320, यह दोनों तो बराबर है। तो जब बराबर है तो इसका दोनों का क्षेत्रफल भी क्या बराबर होगा, हम इस क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। देखिए मैदान ए का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, ठीक है। तो मैदान ए का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यानी भुजा कितना है, 80 है, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 6400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम मैदान बी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो मैदान बी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि यह आयतकार है। तो लंबाई कितना है इसका, लंबाई है 100 गुने चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 60 है, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, 60 गुने 100, यह हो जाएगा 6 पर 3 को सुना हो जाएगा, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए मैदान ए का क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है और
मैदान बी का क्षेत्रफल मात्र 6000 मीटर स्क्वायर ही है। ठीक है, तो बड़ा मैदान कौन होगा? बड़ा मैदान वर्गाकार वाला मैदान होगा, है ना, क्योंकि इसका 6400 है। ठीक है, अतः मैदान ए का क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा। ऐसे ही हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। यह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। ठीक है, देखिए विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। यह पूरा प्लॉट किसका है? विमला का है। ठीक है, और इसके बीच में वह क्या बनाना चाहती है? घर बनाना चाहती है। समझ में आ रहा है? घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है, यानी यह जो घर है इसके चारों ओर, यानी यह जो पीला वाला भाग दिख रहा है, इस पीले वाले भाग में क्या करना है विमला को? यह फुलवारी लगाएगी, यानी बगीचा लगाएगी इसमें। ठीक है, अच्छा, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे? मतलब यह जो फुलवारी लगवाएगी, इस फुलवारी में प्रति वर्ग मीटर कितना खर्चा हो रहा है? 40 रुपया। ठीक है, तो उसको कुल कितना खर्चा लगेगा? तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, एकदम आसान प्रश्न है। यहाँ कॉपी पर देखिए, यह प्रश्न 2 जो है, यह विमला का प्लॉट है। ठीक है, और यह प्लॉट के बीच में घर बनवाना चाहती है, और यह जो आड़ी आड़ी का जो भाग है इसमें वह क्या करवाना चाह रही है? वह फुलवारी लगवाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इस फुलवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, है ना। तो इस फुलवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल में से इस घर का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो आपका क्या बचेगा? यही बचेगा ना, फुलवारी का क्षेत्रफल ही बचेगा ना। ठीक है, तो फुलवारी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो कुल प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल। देखिए कुल प्लॉट का क्षेत्रफल यह भी ये आयतकार है और घर भी आयतकार है, तो इसका भी हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, घर का क्षेत्रफल भी हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो कुल प्लॉट का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा? इसका लंबाई 80 है और चौड़ाई 60 है, तो यह हो जाएगा 80 गुने 60 घटाओ घर का क्षेत्रफल कितना है? घर का लंबाई 40 है और इसका चौड़ाई भी 40 ही है, तो यह 40 गुने 40 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह कितना हो जाएगा? 8 छक 48 घटाओ 4 चौका 16, 1600। ठीक है, तो जब आप 4800 में 1600 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा कितना? 3200। यानी फुलवारी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3200 मीटर स्क्वायर। है बात समझ में? हम क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 80 मीटर है और 60 मीटर है, जब यह दोनों गुना होगा तो मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर होगा, है ना। इसलिए हम हमेशा वो क्षेत्रफल जो होता है उसको मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा फुलवारी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 3200 मीटर स्क्वायर। अब देखिए फुलवारी लगाने का खर्चा कितना है? 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, है ना, मतलब प्रति मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ 1 मीटर में कितना खर्चा हो रहा है? 40 रुपया। 1 मीटर में 40 रुपया खर्चा हो रहा है, तो 3200 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा? 1 वर्ग मीटर में 40 रुपया, तो 3200 वर्ग मीटर में कितना? तो हम 3200 में गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 40। कुल खर्चा जो है 40 गुने 3200 हो जाएगा बराबर, अब इसको आप गुना कर दे, है ना, 3 गो सोना और 32 चौका हो जाएगा 128। तो आपका कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 1,28,000 रुपया हो जाएगा कुल खर्चा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को हल करेंगे। कितना आसान प्रश्न था। देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 मीटर और 80 सेंटीमीटर हो, तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी? ठीक है, मतलब अमरेश अपने घर के आंगन में क्या करना चाह रहा है? ईंट बिछवाना चाह रहा है। उसको पता करना है कि उसके आंगन में कितना ईंट लगेगा। ठीक है, तो समझते हैं इस प्रश्न को कॉपी पे हम अच्छे से। देखिए यह प्रश्न का जो आकृति हम बनाए हैं, मान लीजिए यह अमरेश के घर का क्या है? आंगन है। ठीक है, और इस आंगन में क्या करना है? उसको ईंट बिछवाना है। तो हम यहाँ एक ही ईंट का फोटो ये बनाए हैं, चित्र बनाए हैं, उसको इस पूरे आंगन में ईंट से भरना है। देखिए आंगन का जो लंबाई चौड़ाई है वो आपके किताब में प्रश्न में दिया है 20 मीटर और 15 मीटर। ठीक, और ईंट का जो लंबाई चौड़ाई वह भी दिया है 80 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज करने वाला बात क्या है? आंगन का जो लंबाई हो वह मीटर में है, लेकिन ईंट का जो लंबाई हो वह सेंटीमीटर में है। तो हमको तो सबसे पहले क्षेत्रफल जो ज्ञात करेंगे वो या तो सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे या नहीं तो मीटर में, क्योंकि एक रहेगा तब ना घटेगा या जुटेगा, है ना। अलग अलग तो माप से हम नहीं जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यह सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही बदल देते हैं। आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अमलेश के घर के पूरे आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, और एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, और इस पूरे आंगन में इस एक ईंट को भाग दे देंगे, तो हमारा कुल कितना ईंट लगेगा एकदम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अमरेश के घर के आंगन का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें लंबाई कितना है? 20 और चौड़ाई 15,
तो देखिए यह 20 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 20 पर 2 को 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। गुने चौड़ाई कितना है 15 मीटर, तो यह भी हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2000 गुने 1500 बराबर हो जाएगा। देखिए इसको गुना करने का एकदम आसान तरीका है, जितना सोना है पहले उतना सोना बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या बच गया अंक, 15 दूना 30, यह आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। क्या, किसका क्षेत्रफल, पूरे आंगन का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में निकल गया, ठीक। अब हम एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। ईंट का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई है, इसका लंबाई 80 दिया हुआ है ना, 80 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए 80 गुने 25 क्या हो जाएगा, अब गुना करके देख ले, 25 8 200 पर 1 से 9 और बढ़ जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2000 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आंगन का क्षेत्रफल इतना आ गया और एक ईंट का क्षेत्रफल इतना आ गया, तो अब आंगन में लगने वाला कुल ईंट कितना हो जाएगा, आंगन का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल, ठीक। आंगन का क्षेत्रफल कितना है, 3 पर कै को सुना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बटा ईंट का क्षेत्रफल कितना है 2000। अब देखिए 3 गो सोना से 3 गो सोना तो कट जाएगा, अब देखिए ऊपर में क्या बच गया, 3000 बच गया है ना, तो 2 से जब आप इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 1500, ठीक है। तो आंगन में लगने वाला कुल ईंट का संख्या कितना होगा 1500। है बस समझ में, एकदम आसान प्रश्न था। प्रश्न देखिए 4 नंबर, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। देखिए इस त्रिभुजाकार खेत में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, आपको आधार ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपके प्रश्न के अनुसार यहाँ आपका त्रिभुजाकार ये खेत है, ठीक। देखिए इस खेत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, और इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है वह 60 मीटर है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि त्रिभुज में एक आधार होता है नीचे वाला भुजा, और इसी नीचे वाला आधार पर जब हम एक लंब खींच देते हैं तो वही इसका क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है, ठीक। तो आपका इसका क्षेत्रफल और इसका ऊंचाई दोनों दिया हुआ है, आपको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, आपने पढ़ लिया है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 600 बराबर 1/2 गुने आधार कितना है आपको नहीं पता है, तो आप आधार को आधार ही रहने दें, गुने ऊंचाई कितना है 60 मीटर, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर लेंगे, हमारा आधार निकल जाएगा, ठीक। आप समीकरण हल करना सीख चुके हैं। देखिए 2 से कट जाएगा कितना मरतबे, 30 मरतबे, ठीक। तो इस पूरे का जो आप एक तरफ ले आइएगा तो यह हो जाएगा आधार गुने 30 बराबर, यह 600 इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप यहाँ से आधार निकाल सकते हैं, आधार बराबर क्या हो जाएगा, यह 30 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 600 भागा 30 हो जाएगा। एक सोना से एक सोना कट गया, 3 दूना 6 यानी 20 मरतबे कट गया। तो देखिए यह क्या आ गया, 20 आ गया, यानी आधार बराबर क्या होगा 20 मीटर, ठीक है। देखिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न है 5 नंबर, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, C बराबर 2πr, माने परिधि का वृत्त का जो परिधि होता है परिमाप, उसका सूत्र क्या है 2πr, आपको लिखा चुके हैं, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या या r जो है क्या है इसका वृत्त का त्रिज्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 आपको आकृति दिया हुआ है और आपको पता करना है कि इस तीनों में से किस आकृति पर चक्कर लगाना आसान है, माने कम दूरी होगा। तो देखिए चक्कर लगाने का मतलब क्या होगा कि इसके बाहरी सीमाओं का माप हमको ज्ञात करना है, ठीक है, बाहरी सीमा का माप यही होगा। और आपको यह बताना है कि किस आकृति का बाहरी सीमा का जो माप है वह सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि जिसका सबसे कम होगा उसी पर चक्कर लगाना आसान होगा। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे कॉपी पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको क्या करना है, इस तीनों आकृति का परिमाप निकालना है और आपको पता करना है कि किसका परिमाप सबसे कम होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उसी पर चक्कर लगाना आसान है। देखिए इस तीनों आकृति में सबसे आसान यह आकृति है, यह क्या है वृत्त है। वृत्त का जो परिमाप होता है वह 2πr होता है, आप लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इसको हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, इसका परिमाप क्या होगा 2πr, यानी 2 × पाई बराबर क्या होगा 22/7 गुने r कितना दिया हुआ है 14 मीटर, तो गुने 14 हो जाएगा, ठीक। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए 7 दूना 2 मरतबे कट गया 14, 2 दूना 4 और 22 होगा कितना हो जाएगा 88, तो 88 मीटर हो गया इस वृत्त का परिमाप,
ठीक। अब हम देखिए इसका ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें एक वृत्त का आधा है ऊपर में और फिर नीचे एक त्रिभुज का 2 भुजा है। तो हमको परिमाप जो ज्ञात करना होता है वो हमको सिर्फ इतना ही दूरी ज्ञात करना है ना, मतलब एक वृत्त का आधा और त्रिभुज का यह 2 भुजा। ठीक, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चूँकि इस एक पूरे वृत्त का यह आधा है ना, तो वृत्त का 2 पाई होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा, पाई 2 पाई बटा 2 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक, प्लस यह भुजा प्लस यह भुजा, दोनों को जुड़ दिए हम। ठीक, अब हम इसका पूरा सीमा निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए परिमाप निकालने में कोई खास सूत्र नहीं होता है, बस हम बाहरी सीमाओं का योग ज्ञात कर लेते हैं, हमारा परिमाप निकल जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 14 और 14 क्या हो जाएगा 28, यानी 22/7 गुने आर कितना है। अब हम देखिए हमको आर निकालना है इसका, ये अर्धवृत्त का क्या निकालना है आर। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 14, यहाँ से यहाँ तक 14 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको आर ज्ञात करना, आर यहीं से यहीं तक होता है ना, तो जब पूरा 14 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो इस अर्धवृत्त का आर कितना हो जाएगा 7, आया बात समझ में, प्लस 14 और 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो देखिए 7 से 7 कट गया, है ना, 22 और 28 कितना हो जाएगा 50 मीटर। वैसे ही देखिए हम इसका ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें भी एक अर्धवृत्त है और यह अर्धवृत्त के नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं व्यास, यह व्यास है। ठीक, तो ये इस दोनों को हमको जोड़ना होगा, है ना। तो देखिए अर्धवृत्त का यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा पाई आर बटा 2 हो जाएगा, लेकिन चूंकि यह भी इसके बाहरी सीमा में आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक 42 है, इसको भी जोड़ना होगा हमको। ठीक, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई 22/7 होता है गुने आर कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 42 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आधा हो जाएगा, 42 का आधा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 22/7 गुने आर कितना है 21 है, प्लस 42 यही हो जाएगा। देखिए 7 से 3 मरतबे कट जाएगा, 7 × 21 और 22 × 66 प्लस 42। ठीक है, यह कितना हो जाएगा 6 × 2 8 और 6 × 4 10, 108 मीटर। तो देखिए इस आकृति का जो ये इसका परिधि यानी परिमाप है आया 108 मीटर, इस आकृति का आया 50 मीटर और इस आकृति का आया कितना 88 मीटर। तो सबसे कम दूरी किसका है परिमाप, यह इसका है। ठीक, तो सबसे आसानी से धावक किस आकृति पर दौड़ पाएगा, किस आकृति के चारों ओर दौड़ पाएगा, इस आकृति के चारों ओर दौड़ पाएगा, क्योंकि इसका परिमाप जो है वह सबसे कम है। ठीक है बच्चों, अभी आपने प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छे से हल किया और इसको समझा भी। अब अगले अध्याय में हम लोग प्रश्नावली 13.2 को हल करेंगे और इस आकृति को भी समझेंगे, और भी बहुत सारा आकृति है ना। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। या वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।